नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि किसी घायल गवाह की गवाही को केवल मामूली विसंगतियों के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह किसी अन्य को झूठा फंसाने के लिए वास्तविक हमलावर को नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की पीठ ने कहा कि घायल गवाह की गवाही को कानून में विशेष दर्जा दिया गया है और इसे तब तक खारिज नहीं किया जा सकता जब तक कि इसमें बड़ी विसंगतियां या विरोधाभास न हो। इस मामले में पीड़ित दोनों आरोपियों का प्रतिद्वंद्वी था और उसने आरोप लगाया कि बाद वाले ने उसे बेरहमी से चाकू मारा। चूंकि सत्र न्यायालय ने दोनों को धारा 307 हत्या का प्रयास के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया था, इसलिए वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई। आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास और विसंगतियां थीं। ये भी तर्क दिया गया कि आरोपियों को शिकायतकर्ता ने केवल पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण फंसाया था। इसलिए इन दो तथ्यों के प्रकाश में शिकायतकर्ता का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं था। वैकल्पिक रूप से अभियुक्त ने अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा पर रिहा होने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से पीड़ित शिकायतकर्ता के बयानों पर निर्भर करता है। इसके बाद इसने इंदिरा देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि परिस्थितियों से दुश्मनी के कारण झूठे आरोप लगाने की संभावना का संकेत मिलता है तो घायल गवाह की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें ये देखा गया था कि मामूली बातों पर विरोधाभास बयान को अविश्वसनीय नहीं बना सकता है और घायल गवाह के साक्ष्य को तब तक उचित महत्व दिया जाना चाहिए जब तक कि उसमें बड़े विरोधाभास और विसंगतियां न हो। इन दोनों मामलों को एक साथ रखते हुए न्यायालय ने देखा कि पहले मामले में घायल के बयानों में बड़े विरोधाभास थे। हालांकि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के साक्ष्य में विरोधाभास और विसंगतियां इतनी गंभीर नहीं थी कि उसकी गवाही को अविश्वसनीय बनाया जा सके। न्यायालय ने यह भी माना कि दुश्मनी एक दोधारी हथियार है जिसका इस्तेमाल दोनों पक्षों ने अपना मामला बनाने के लिए किया था। हालांकि समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इसने अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त करने की बजाय उसे अधिक समर्थन दिया। इस प्रकार न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के साक्ष्य को उचित महत्व दिए जाने में कोई अवैधता नहीं पाई। इस प्रकार धारा 307 के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया। परिवीक्षा की प्रार्थना पर आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने देखा कि अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा करने की शक्ति का प्रयोग अपीलकर्ता न्यायालय द्वारा तभी किया जा सकता है जब ऐसा करना समीचीन हो। इसने मोहम्मद हाशिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का हवाला दिया, जिसमें समीचीन शब्द की व्याख्या की गई थी। मामले ने फैसला सुनाया कि भले ही इसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय को प्रावधान के उद्देश्य को उसके व्यापक आयाम देते हुए इसके अर्थ की व्याख्या करने की आवश्यकता है। इसने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 4 न्यायालय पर अपराध की प्रकृति सहित मामले की परिस्थितियों पर विचार करने तथा इस पर राय बनाने का दायित्व डालती है कि क्या अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा करना उचित है। अन्य निर्णयों का उल्लेख करने के पश्चात, जिसमें अपराधियों को परिवीक्षा पर रिहा किया गया था तथा अभियुक्त के वकील द्वारा उसकी प्रार्थना का समर्थन करने के लिए दिए गए कारकों के आधार पर न्यायालय ने अनुरोध स्वीकार किया तथा निम्नलिखित टिप्पणी की। न्यायालय यह उचित समझता है कि अपीलकर्ताओं को जेल की सजा की शेष अवधि के लिए कारावास में भेजने के बजाय अभियुक्त अपीलकर्ताओं को परिवीक्षा का लाभ प्रदान करना समीचीन होगा, लेकिन साथ ही अपीलकर्ताओं पर 50,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है, जो पीड़ित को मुआवजे के रूप में देय होगा। इसलिए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई, जहां धारा 307 आईपीसी के तहत दोनों अभियुक्तों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया, लेकिन उन्हें अधिनियम की धारा 4 के तहत परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया। शीर्षक मुन्ना एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य।
जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर शहर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा देवगांव गेट स्थित गौशाला में गौ सेवा कर पौधारोपण किया गया तथा स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दूरदृष्टा व प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें कश्मीर समस्या का आभास प्रारंभ में ही हो गया था तथा इस पर तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार से इस मुद्दे पर नेहरू के रवैये से मतभेद थे, जिससे दुखी होकर उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया व कश्मीर समस्या को लेकर पूरे देश में जन जागरण किया व कश्मीर में जारी परमिट राज व एक देश में दो निशान दो विधान का विरोध करते हुए उन्होंने बिना परमिट कश्मीर में प्रवेश किया, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया व वही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे महान राष्ट्रवादी देशभक्त मुखर्जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए पथ पर चलकर पार्टी व देश की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। कार्यक्रम संयोजक रोहित जांगिड़ ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महामंत्री अर्जुन सिंह शक्तावत, कमल सांथला व रामबाबू सागरिया, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, शैक्षिकी प्रकोष्ठ जिला सहसंयोजक व कार्यक्रम संयोजक रोहित जांगिड़, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश नायक, ओबीसी मोर्चा महामंत्री अमन सोनी, पार्षद सुरेश चौधरी, प्रीतम जैन, शक्ति केंद्र संयोजक ज्ञान प्रकाश राठी, ज्ञानेश्वर व्यास, नोरतमल मुंदड़ा, राज मेहरचंदानी, महेश बोयत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर डा राधा गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक जनरल इंग्लिश का विमोचन राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि विभाग एवं अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की हेड एवं डीन डा संजुला थानवी द्वारा रविवार 23 जून को किया गया। इस मौके पर डा अंजू गहलोत एवं डा मनोज मीणा, विधि व्याख्याता तथा डा प्रहलाद कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर गुप्ता को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसका समापन रविवार मेले में आए हुए देश प्रदेश के हजारों श्रद्धालुओं के साथ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य व महेश शर्मा संभागीय आयुक्त अजमेर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि समापन समारोह श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट और फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान आयोजित हुआ। इस अवसर पर फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन दिल्ली के मुख्य निदेशक विपिन कुंज, निदेशक रोहित प्रजापति व पंकज रस्तोगी, योगाचार्य जसबीर जसवाल व फाउंडेशन के सदस्य अंकित प्रजापति व अंकुर महेश्वरी के नेतृत्व में रविवारीय मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं व भैरव भक्त मंडल के सदस्यों ने शरीर व मन को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, सुषमा व्यायाम सहित अन्य प्राणायाम के साथ योग किया। योग शिविर का नेतृत्व कर रहे फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन के योगाचार्य विपिन कुंज ने भी उपस्थित श्रद्धालुओं को योग करने के लाभ बताते हुए योगाभ्यास को जीवन की दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया व जीवन में योग को बढ़ावा देने व प्रतिदिन योग करने के महत्व पर प्रकाश डाला। योग प्रकृति का वरदान जिसने अपनाया वो महान चंपालाल महाराज। राजगढ़ धाम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 3 दिवसीय शिविर के समापन समारोह चंपालाल महाराज के सानिध्य व महेश शर्मा संभागीय आयुक्त अजमेर के मुख्य आतिथ्य में हजारों श्रद्धालुओं ने योग व प्राणायाम का लाभ उठाया। महाराज ने योग के महत्व को समझाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को जागरूक करते हुए बताया कि योग प्रकृति का वरदान जिसने अपनाया वो महान। साथ ही महाराज ने नियमित योग करने का संदेश दिया और कहा कि नित्य योग करने से शरीर में उत्पन्न होने वाली सभी रोग व व्याधियों से मुक्ति मिलती है और मानव शरीर पूर्ण स्वस्थ रहता है, इसलिए सभी को योग प्राणायाम करना चाहिए। योग शिविर के समापन समारोह के मुख्य अतिथि महेश शर्मा, संभागीय आयुक्त अजमेर, ने धाम पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन को योग की महत्वता को समझते हुए प्रतिदिन योग करना चाहिए। उन्होंने धाम पर चंपालाल महाराज द्वारा सामाजिक सरोकार, सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम व आमजन जो कि वर्तमान में शराब की बुरी लत में लिप्त होता जा रहा है, जिसे समाप्त करने के लिए नशा मुक्ति महाअभियान चलाया जा रहा है व श्रद्धालुओं को मानव जीव में पनप रहे घोर अंधविश्वास से भी दूर किया जाता है, ये सभी कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है। साथ ही धाम पर महाराज द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रति भी आमजन में जागरूकता उत्पन्न करने का विशेष अभियान भी समय समय पर चलाया जाता है।
प्रवक्ता सेन ने बताया कि धाम पर व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, ताराचंद सेन, कैलाश सेन, विष्णु सेन, ओम प्रकाश सेन, BL गोदारा, देवानंद, कमल शर्मा, यश, वेदांश, मुकेश सेन, मिलन, भव्य, मिताली, वंशिका, प्रकाश रानका, नवल किशोर, अमिताभ, महेंद्र, भूपेंद्र, अजय बुढ़ानिया, अनिल कटारिया, कन्हैयालाल, पदम जैन, शंकर मिस्त्री, नीरज सिंगल, रामप्रसाद मौर्य, राजकुमार चावड़ा आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय संरक्षक रामगोपाल गुप्ता के जयपुर पधारने पर मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मनोहर चंचलानी के नेतृत्व में उनके सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन राजा पार्क स्थित प्रदेश कार्यालय में किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय संरक्षक रामगोपाल गुप्ता ने कहा कि देश की संसद व प्रदेश की विधानसभाओं में वकीलों को पर्याप्त अनुपात में चुने जाने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग्य अधिवक्ता ही देश व प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को इस दिशा में सार्थक प्रयास करना चाहिए ताकि उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने मंच की कार्यकारिणी का विस्तार करने के निर्देश देते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया। इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोहर चंचलानी के नेतृत्व में अजमेर संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट अशोक चंचलानी, गोविंद सिंह चंद्रावत, निकिता भार्गव, नेहा साहनी, लक्ष्मीकांत आसुदानी, जीनत खान, सुंदरलाल शर्मा, राकेश गुर्जर ने गुप्ता का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष चंचलानी ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अधिवक्ताओं को बेवकूफ बनाते हुए त्रुटिपूर्ण अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू कर दिया है, जिसके चलते वो लागू नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिवक्ताओं ने सड़कों पर आंदोलन करते हुए इसे लागू करवाने की आवश्यकता बताते हुए मांग की थी, जिसमें मंच के सदस्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि मंच का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं का सम्मान बढ़ाना व उनकी सुरक्षा करना ही है, इसलिए वो शीघ्र ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के कानून मंत्री से मिलकर अधिवक्ता सुरक्षा कानून को मूर्त रूप देने की मांग रखने के साथ साथ अधिवक्ताओं की अन्य समस्याओं के बारे में बात करेंगे तथा पूरे प्रदेश में जनजागृति अभियान चलाकर सुरक्षा कानून लागू करवाएंगे। अजमेर संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने त्रुटिपूर्ण कानून के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए नई संशोधित धाराओं के संबंध में सुझाव रखते हुए संगठन के विस्तार पर बल दिया। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्तागण यहाँ अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और हमारे अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय संरक्षक महोदय गुप्ता जी पधारे हैं। उनके सानिध्य में आज यहाँ जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई है। खास तौर पे हमारे जो प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था और जो अटका हुआ है राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा लागू करने के पश्चात आज तक भी अटका हुआ है और वकीलों को वास्तविकता में जो बेनिफिट मिलना चाहिए संरक्षण अधिनियम को नहीं मिल पा रहा है, उन सब मुद्दों पर मैं आपकी बात करवा रहा हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं चंचलानी जी, बताएंगे कि आज क्या क्या मुद्दों पर विचार हुए और भविष्य में क्या रूपरेखा तय की गई। सभी बातों के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ। मनोहर चंचलानी जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, बताएं सर। आज दिनांक 23 तारीख को राजस्थान के प्रदेश कार्यालय जयपुर में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की एक अहम मीटिंग मंच के राष्ट्रीय संरक्षक जो भोपाल से पधारे हैं उनकी सानिध्य में एक मीटिंग संपन्न हुई है हमारे प्रदेश कार्यालय में, जिसमें हाईकोर्ट के अधिवक्ता साथी और हम सब साथियों ने एक अहम मुद्दे को बात की है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो राष्ट्रपति ने अभी हाल ही के अंदर वो संशोधन हेतु वापस दिया है, उन पर मंथन किया गया और बहुत जल्द ही लॉ मिनिस्टर और से मिलकर के गृह मंत्री से मिलकर के इस बारे में चर्चा करके जल्द से जल्द इसे पूरे देश में और सबसे पहले राजस्थान में इसे लागू कराने की प्रक्रिया लागू की जाएगी। साथ ही आज जो अहम मुद्दे पे बात हुई है कि किस तरीके से वकीलों के ऊपर टोल टैक्स के अंदर क्या रियायत मिल सकती है, क्या उसे पूरा फ्री किया जा सकता है और बहुत जल्दी जो है गडकरी से मिलकर के इस बारे में भी मंच अवश्य अपनी निर्णायक भूमिका अदा करेगा। धन्यवाद। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की कार्यकारिणी समिति की बैठक आज रविवार 23 जून को श्री भुवनेश शर्मा, चेयरमैन की अध्यक्षता में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में सर्व श्री जगमाल सिंह चौधरी, राजेश पनवार, नवरंग सिंह चौधरी एवं घनश्याम सिंह राठौड़ सदस्यगण उपस्थित थे एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों में सर्वश्री सैयद शाहिद हसन, कुलदीप कुमार शर्मा एवं सुशील कुमार शर्मा भी उपस्थित थे।
समिति द्वारा अधिवक्ताओं से प्राप्त नाम परिवर्तन हेतु आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श कर उनका उचित निस्तारण किया गया। समिति द्वारा अधिवक्ताओं से प्राप्त नाम के आगे डॉक्टर लगाने हेतु आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श कर उनको अनुमति प्रदान की गई। समिति द्वारा माननीय सर्वश्री अर्जुनराम मेघवाल, विधि एवं कानून मंत्री, भारत सरकार एवं भूपेंद्र यादव, पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार एवं श्री मनन कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद का सम्मान समारोह जयपुर में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया तथा साथ ही समिति द्वारा अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान श्री भुवनेश शर्मा एवं श्री घनश्याम सिंह राठौड़, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजन करवाने हेतु अधिकृत किया गया। समिति द्वारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कार्यक्रम जोधपुर में किए जाने का निर्णय लिया गया तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री जगमाल सिंह चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री राजेश पनवार, वरिष्ठ अधिवक्ता को इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजन करवाने हेतु अधिकृत किया गया। समिति द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस सत्यापन नियम 2015 एवं भारतीय विधिज्ञ परिषद से प्राप्त पत्र दिनांक 14 जनवरी 2024 जिसके अंतर्गत अधिवक्ता को नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ 5 वकालतनामा की सत्यापित प्रतिवाद सूची अन्य कोई दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने हेतु निर्देशित किया गया था, उस पर गहनता से विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि सत्यापन नियम 2015 के अंतर्गत यदि किसी अधिवक्ता द्वारा कोई अन्य दस्तावेज के तहत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य माना जावे तथा उक्त नियमों के तहत नवीनीकरण किया जावे। समिति द्वारा ये भी निर्णय लिया गया कि उक्त शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ऑथ कमिश्नर द्वारा प्रमाणित किया होना आवश्यक है तथा यह निर्णय बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की पुष्टि के अधीन मान्य होगा। समिति द्वारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान एवं राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष की अर्धवार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट अप टू 30 सितंबर 2023 का अनुमोदन किया गया। समिति द्वारा मैसर्स जसमातिया एंड कंपनी जोधपुर को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान एवं राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंकेक्षण करने हेतु अंकेक्षक नियुक्त किया गया। समिति द्वारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के बजट 2024-25 के अनुमोदित होने तक दिन प्रतिदिन का खर्च वहन करने हेतु माननीय अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारिणी समिति को अधिकृत किया गया। समिति द्वारा अधिवक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जयपुर स्थित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के विस्तार पटल पर कर्मचारी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, जिससे कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का कार्य सुचारू रूप से हो सके। भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस सत्यापन नियम 2015 की प्रशासनिक समिति 1 की बैठक भी आज रविवार 23 जून को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के कार्यालय में श्री सैयद शाहिद हसन की संयोजकता में संपन्न हुई। समिति द्वारा करीब 620 अधिवक्ताओं का नवीनीकरण किया गया। नवीनीकरण समिति के सदस्य सर्वश्री सुशील कुमार शर्मा एवं कपिल प्रकाश माथुर भी उपस्थित थे।